स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए यूनिक प्रश्न लेकर आया हूं, कुछ ही पल में और कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप ज़रूर देखेंगे, उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जो नॉलेज है वो कभी बेकार नहीं जाती है स्टूडेंट। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं हिंट भी दूंगा आपको, मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और क्या क्या चीज़ हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ए टू जेड प्रश्नों को देखिए और उसके बाद में उसके जो पॉइंट है उनको भी पढ़िए, क्योंकि पूछा जाता है कि जैसे कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिल है। फिर इसकी नींव किसने रखी, कार्य किसने पूरा करवाया, कितनी ऊंचाई थी, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ऐसे ही अगले प्रश्न चलेंगे तो उस पर भी यही बात बताऊँगा आपको मैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो मैं सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और आगे भी शेयर कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही रोज़ वीडियो मिलती रहेंगी आपको अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आती हैं आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप बेल आइकन प्रेस कर रखिए, ठीक है स्टूडेंट। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। कितनी हैं? 5। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कितने रखी थी भैया? कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जबकि इसके निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका बेटा था जिसने इसको पूरा करवाया था, कुतुबुद्दीन के बेटे ने, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर है। को कितनी है? 72.5 मीटर। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है वो लिखी ताराबाई शिंदे ने। कितने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। और यह पुस्तक मूलतः मराठी में लिखी गई थी। यह कौन सी भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। संस्थापक है लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना, ठीक है, भखाना ध्यान बने, ठीक है, भखाना ध्यान रखना, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। 3 दरवाजा प्रवेश द्वार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 3 दरवाजा प्रवेश द्वार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 3 ध्यान रखना, 3 दरवाजा और 3 द्वार या ऋण दरवाजा, 3 नाम से जानते हैं इसे। तो 3 दरवाजा, 3 द्वार या ऋण दरवाजा गुजरात राज्य के अहमदाबाद महानगर में स्थित है। भद्र किले का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 दरवाजे जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद महानगर में भद्र किले का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था। और बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है कि एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो एतमा उद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। एतमा उद्दौला का मकबरा को जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। तो ध्यान रखना है कि किसकी याद में और किसके पिता थे। तो ध्यान रखना है एतमुद्दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। एतमुद्दौला का मकबरा, ध्यान रखना है स्टूडेंट। अच्छा प्रश्न है, बताओ। अगर आपको ये नॉलेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रही होगी बिल्कुल, और समझ भी रहे होंगे आप लोग कि सर ये तो बहुत अच्छी जानकारी है जो हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें और देखते रहें। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो लाल बहादुर शास्त्री थे, कार्यकाल रहा 1964 से 66। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखना है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल रहा था 1947 से 1964 तक। कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1947 से 1964 तक रहा था। दूसरे जो थे वह थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल था 1964 से 1966।
भारत में अब तक सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है अब तक का। ठीक है, ध्यान रखना, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारत में अब तक जो सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है। ध्यान रखना है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। तो 4.184 का मतलब समझ रहे हो आप लोग, एक कैलोरी में जूल की मात्रा है ये 4.184 जूल। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है या कितने वाट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितने के? 746 वाट के बराबर होती है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी हैं और अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं एडम स्मिथ। ध्यान रखना, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छा प्रश्न था वो, वेरी गुड। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। कैसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। भारत का संवैधानिक जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर ये पूछ ले कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ढोला शदिया पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो ढोला शदिया पुल जो है वो लोहित नदी पर बनाया गया था और ढोला शदिया पुल का आधिकारिक नाम भूपेन हजारिका पुल है। क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल। यह पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। तो ध्यान रखना है, यह पुल असम के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बताया था ना आपको, 47 से 64 तक रहा था, मगर आप डेट दे दी है तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा था। ध्यान रखना स्टूडेंट कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा था, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का रहा था। ध्यान रखना। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? तो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि इनका फुल नाम है अबुल पाकिब जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिब जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है। और APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट ग्रह यानी नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। तो इसका आंसर है पृथ्वी। तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पीला ग्रह है बृहस्पति, लाल ग्रह है मंगल, हरा ग्रह है वरुण, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र और सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण, सबसे अधिक गर्म है शुक्र। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल है, हरा ग्रह वरुण है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे अधिक ठंडा वरुण है और सबसे अधिक गर्म शुक्र है। चमकीला भी शुक्र है, गर्म भी शुक्र है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। पीला ग्रह बृहस्पति है, लाल ग्रह मंगल है, हरा ग्रह वरुण है और हरा ग्रह भी वरुण कहते हैं और सबसे अधिक ठंडा भी ग्रह वरुण ही है। हरा और ठंडा जो ग्रह है वो वरुण है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे अधिक तन्यता एवं आधातबद्ध धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना है, धातुओं में सबसे अधिक तन्य एवं आधातबद्ध जो धातु है वो कौन सी है? सोना है। कौन सी है? सोना। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि धातुओं में सबसे अधिक तन्यता एवं आघातवर्ध्य
धातु जो है वो कौन सी है? सोना है। सोने का जो संकेत होता है वो AU होता है। क्या होता है? AU। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि आपका RPF का जो एग्जाम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आप लोग पढ़ लें मेरे कहने से। मैं आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। पेपर जब भी पास होगा स्टूडेंट, बिना बातों मिलाने से और ऐसे बातें करने से कोई पेपर पास नहीं हो सकता स्टूडेंट, जब तक नॉलेज नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में बताया जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने 1954 में भारत रत्न प्रदान किया था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो मरणोपरांत है वो लाल बहादुर शास्त्री थे, मगर भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने इस वर्ष 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। वर्ष 1954 में ही चक्रवर्ती गोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को भी भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखना। ठीक है, तो 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया, 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को दिया गया भारत रत्न। ठीक है, और जो मरणोपरांत थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भारत रत्न जो व्यक्ति थे, जो इन्हें मरणोपरांत नहीं मिला है उनके सामने ही। तो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमण और राजगोपालाचारी 1954 में। ठीक है, और मरणोपरांत पाने वाले जो थे भारत के प्रथम व्यक्ति वो थे लाल बहादुर शास्त्री। किलोवाट घंटा किसकी एक इकाई है? तो आप सभी लोग जानते हैं। तो किलोवाट घंटा जो किसकी एक इकाई है? तो ऊर्जा की है। किसकी है? ऊर्जा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। तो ध्यान रखना 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन मैं 2 बार जो पढ़ता हूँ आपको याद हो जाए इसलिए पढ़ता हूँ। ठीक है, बार बार आप वो ध्यान से देखा करें, क्योंकि मैं टाइम नहीं लेता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में पढ़ाता हूँ आपको। तो इसलिए मैं बार बार आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ध्यान रखना है, तो कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को निर्धारित किया करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, ये बात आपको बतानी है। तो एक परमाणु के जो 3 आधारभूत अवयव होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो हमारे एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बात आपको ध्यान रखनी है। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार और। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ध्यान रखना। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है। तो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी स्थायी बंदोबस्त की पद्धति और 1793 ईस्वी में की थी। इस पद्धति के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ध्यान रखना है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित जो संविधान है वो भारत का है। भारत संविधान का मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजदा लिखा था। ध्यान, कितने लिखा था? भारत संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजदा द्वारा लिखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रायजादा, तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा द्वारा लिखा गया था भारत संविधान की मूल प्रति को।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन और जिंक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो गन मेटल है वो किस धातु से मिश्रित है? तो कॉपर और टिन और जिंक से मिश्रित है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं कि गन मेटल जो किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन और जिंक से मिश्रित है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसके 88% कॉपर, 10% टिन, कॉपर बोलते हैं तांबे को, 10% टिन तथा 2% जिंक या जस्ता होता है। तो गन मेटल में मिश्र धातु है जिसमें 88% कॉपर या तांबा, 10% टिन और 2% जिंक या जस्ता होता है। कौन सी नोबेल या अकेरिया गैस अचेतन शून्य एंथेस्टेटिक्स करने के लिए उपयोग किया है? जीनोन है वो। कौन सी है? जीनोन। तो ध्यान रखना है कौन सी नोबेल अकेरिया गैस है जो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में की जाती है? तो उसका नाम है जीनोन। जीनोन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अकेरिया गैस है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीनोन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अकेरिया गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कैसी गैस कहते हैं इसे? इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जल में घुलनशील है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जीनोन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अकेरिया गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कैसी गैस कहते हैं जीनोन को? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और जल में घुलनशील गैस है। नेक्स्ट है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। ठीक है क्वेश्चन, तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। 25 प्रश्न थे, मात्र 16-17 मिनट में आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। और स्टूडेंट ऐसे ही मेरे साथ बने रहा करें और अच्छे से वीडियो देखते रहा करें। ठीक है, आज की क्लास का समापन यही करते हैं। अगर मेरे चैनल पे कोई भी व्यक्ति ने आज ही आए हैं और आज ही पहली बार एंट्री की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यार दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी जानकारी है उस टाइम। मात्र कम समय में इतने अच्छे प्रश्न हैं जो आपको लग रहा होगा पढ़ के भी कि मज़ा आ गया सर आज। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाने का स्टूडेंट। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है और नॉलेज ही मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा चैनल कोई ऐसा नहीं है रियल वाला। मेरा चैनल आपको पता है कि एक कंपटीशन लाइन का है जिसमें आपको अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्लीज़ आप लोग सभी सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करना और एक लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।